Good afternoon, student. My name is Darshika Srivastav. I am from RKG Educational College from BA थर्ड सेमेस्टर. आज हम साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. हमारा टॉपिक है आज का फिजिकल और केमिकल चेंजेस, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ेंगे. चेंजेस होने पर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं हमें, हमारा एक्सोथर्मिक चेंज, एंडोथर्मिक चेंज. चेंजेस से रिलेटेड हर एक टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे. व्हाट इज चेंज? परिवर्तन. परिवर्तन से हम क्या समझते हैं? इट इज द एक्ट ऑफ ऑल्टरिंग अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का बदलाव. ऑल्टर यानी चेंज. एक स्टेट हम कह सकते हैं चेंज को. स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकता है. प्रॉपर्टीज कैन इंक्लूड द बोथ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज. तो यानी किसी भी चीज में परिवर्तन होना. तो केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम नेचर का चेंज होने की बात नहीं कर सकते. अगर किसी का पर्सन है, उसका नेचर चेंज हो रहा है, वो वाली बात नहीं कर सकते हम. उसके केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंज आ रहा है. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जो हम उसका देख सकते हैं, जैसे स्टेट है, कलर है, कॉम्पोजिशन है, तो वो फिजिकल चेंजेस में आता है. एन इवेंट, नॉट अ ट्रेड. नॉट अ ट्रेड. ट्रेड क्या है? यानी किसी भी इवेंट के थ्रू चेंज हुआ, यानी हमने ये उसका उसके नेचर में नहीं है चेंज होना कि वो अपने आप चेंज हो जाए. हमने किसी उसके बाहरी एनवायरनमेंट में चेंज किया होगा, उसके सराउंडिंग में चेंज किया होगा, तभी उसमें वो बदलाव आया है. ना कि वो उसका ट्रेट है, यानी वो उस ट्रेट को लेके नहीं, उसका प्रॉपर्टी नहीं है चेंज होना, अपने आप चेंज हो जाना. हम कुछ उसको कुछ आउटर कंडीशंस देते हैं, आउटर एनवायरनमेंट देते हैं, जिसकी वजह से ही किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी चीज में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, बदलाव आता है. बिफोर कंडीशन, आफ्टर कंडीशन, यानी कंडीशन से पहले जो उसकी स्टेट होती है उसे हम लेते हैं रिएक्टेंट में, और जो उसको बाद में हमें मिलता है वो हम उसको एज अ प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं. इट कैन बी फिजिकल एज वेल एज केमिकल. हम चेंजेस को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, यानी इट कैन बी अ फिजिकल चेंज एज वेल एज इट कैन बी अ केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज एक तरह से हम कह सकते हैं टेम्पररी चेंज है, जो कि अपने केमिकल कंपोजिशन में कोई भी तरह का बदलाव नहीं लाता है. सिर्फ फिजिकल कंपोजिशन में बदलाव लाने पे ही वो चेंज हो जाता है, यानी हम इसे टेम्पररी चेंज कहेंगे. इसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, इसमें कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है हीट का, ना ही एब्जॉर्प्शन होता है, ना ही इसमें रिएक्शन होता है. बस इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है. इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर नॉट फॉर्म. कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, बस उस चीज में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जा सकता है. डज नॉट ऑल्टर द केमिकल कंपोजिशन और आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, ओनली द फॉर्म. सिर्फ उसके फॉर्म में बदलाव आता है, उसके कोई भी आइडेंटिटी में उसके चेंज नहीं मिलता हमें. मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग फूड एड, टेयरिंग पेपर. जैसे हमने कागज को फाड़ दिया. अब हम क्या करा, कागज को फाड़ा फाड़ा हमने, तो उसकी कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज तो आया नहीं, हमने उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दिया. अब हमने जैसे मोमबत्ती को जलाया. मोमबत्ती क्या हुई, पहले वो फिजिकल स्टेट में थी, सॉलिड थी, वो मोम बनी. उसके बाद कुछ देर बाद वो फिर से जब वो मोम पिघलती है तो उसके बाद फिर से वो कुछ देर बाद जम जाती है ना. तो क्या हुआ, कुछ इसका चेंज हुआ. वो पहले सॉलिड में थी, फिर लिक्विड में आई, चेंज होने के बाद फिर से वो सॉलिड में आ गई. यानी कोई भी टेम्परेरी चेंज नहीं हुआ. अब जैसे हम बोलते हैं, हमने लोहे को गर्म किया, लोहा गर्म होने पे लाल हो गया, पर जब वो ठंडा हुआ तो वापस से उसने अपना लोहे का ओरिजिनल कलर ले लिया. तो वो फिजिकल चेंज हुआ. तो फिजिकल चेंज में हम कहते हैं उसकी स्टेट में चेंज आना, नहीं तो उसके कलर में चेंज आना. जैसे हमने पानी को बॉईल किया तो वो पहले लिक्विड फॉर्म में था, वो किस फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में आ गया. हम चाहे तो वेपर को फिर से कंडेंस करके लिक्विड सॉलिड बना सकते हैं. जैसे आइस थी, हम पहले वो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में थी, हमने उसको क्या किया, मेल्ट किया, वो लिक्विड में आई, फिर से हमने उसको जमा दिया, फिर से वो सॉलिड फॉर्म में हो गई. तो ये फिजिकल चेंज के अंदर आता है. बॉइलिंग वाटर का एग्जाम्पल अभी हमने देखा. स्ट्रेचिंग सिली पुटी, ये भी है फिजिकल चेंज में. मेकिंग अ मिक्सचर, फॉर एग्जांपल शुगर वाटर का हमने मिक्सचर बनाया, फिर हम जब चाहें उसको अलग भी कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन. ओके. अनमिक्सिंग अ मिक्सचर, सॉर्टिंग कर सकते हैं हम उसकी, तो वो हमें मिक्सचर वापस से वैसा ही मिल जाएगा जैसे पहले था.
अब हम आते हैं नेक्स्ट चेंज पे, जो कि हमारा केमिकल चेंज है, जिसे हम कहते हैं परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कंपोजिशन में चेंज आता है, इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है, जिसकी वजह से ये चेंज आता है, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में। कभी भी किसी सब्सटेंस के अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम उसे वापस से रिगेन कर सकते हैं, वापस से हम उसे उस फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी एक फॉर्म में आने के बाद वो दूसरे फॉर्म में वापस आ सकता है। पर केमिकल चेंज जो हमारा होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी अगर एक फॉर्म में चेंज हो गया तो उसे हम फिर वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। Does not alter the chemical composition or identity of a substance and makes a new substance। ये एक नया सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। इसमें जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो उस रिएक्टेंट से अलग होते हैं। बर्निंग पेपर, फॉर एग्जांपल हमने किसी पेपर को जला दिया, अब पहले वो पेपर व्हाइट था, अब वो पेपर ब्लैक हो गया। क्या जले हुए पेपर को वापस से हम नए पेपर में बना सकते हैं कि वो जल गया, अब उसको वापस से वैसे पेपर में, व्हाइट पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो ये एक तरह का चेंज है, परमानेंट चेंज। इसे हम टेम्परेरी चेंज भी नहीं कंसिडर करते हैं। इसमें क्या होता है, ये रिवर्सिबल भी नहीं होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है एनर्जी का, और साथ ही साथ रिलीज भी होता है, एनर्जी रिलीज भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। डाइजेस्टिंग फूड, अगर हमारा फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया तो फिर हम वापस से उसे उस फॉर्म में नहीं ला सकते जिस फॉर्म में हमने खाया था उसको। रॉटिंग, आयरन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस। अब जंग लगना, लोहे का गर्म होना और लोहे का जंग लगना। जब हम लोहे को गर्म होना देखते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज है, पर लोहे में जंग लग जाना, जब रस्ट हो जाती है आयरन ऑक्सीजन गैस के साथ कण मिलकर, तो वो होती है रस्टिंग। तो रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। A chemical change is also called a chemical reaction. It is also called a chemical reaction. Why? Physical change is not called a reaction because it does not involve the reaction of reactants and products. But इसमें क्या होता है, reactants होते हैं, product जो मिलता है वो reactant से अलग होता है, that's why it is a reaction. Is it a physical or chemical? जब हम बात करते हैं मेल्टिंग चीज की, तो मेल्टिंग चीज कैसा चेंज है, फिजिकल है कि केमिकल है? फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि अगर चीज गर्म हुई, चीज मेल्ट हुई, तो वो किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड। फिर से हम देखेंगे, उसे हम फ्रिज में डाल देंगे, फिर से वो हमारी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। बर्निंग वुड केमिकल चेंज है। कैसे केमिकल चेंज है बर्निंग वुड? कि जब हम वुड को जला रहे हैं, हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो वो केमिकल किस लिए, क्योंकि जब वो जल जाता है तो हम वापस से उसे वापस ला सकते हैं? नहीं, उसकी केमिकल स्टेट चेंज हो गई, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ। मेल्टिंग चीज में उसका फिजिकल कंपोजिशन चेंज हुआ। मिल्किंग सोरिंग, मिल्क का खट्टा हो जाना। अब जब मिल्क एक बार फट जाता है तो क्या उसे हम वापस वैसे फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं। अगर मिल्क फट जाता है तो या तो हम उसे पनीर बनाते हैं, कुछ करते हैं, उसका वापस तो नहीं ला सकते मिल्क के फॉर्म में हम। वेडिंग अ पेपर फिजिकल है। क्यों? क्योंकि जब हम पेपर को वेट कर रहे हैं तो उसके बाद फिर से हम सुखा के उसको वैसे फॉर्म में ला सकते हैं। बाइसिकल रस्टिंग केमिकल चेंज है। रस्ट हो गई तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम उसे पेंट कराएं। ऐसा तो है नहीं कि उस स्टील या उस आयरन के पीस को वापस से हम नया कर पाएंगे। हमारे पास ऑप्शन यही है, हम उसे पेंट कराएं। ऑल चेंजेस ऑफ मैटर इन्वॉल्व एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड। एनर्जी ऑलवेज मूव्स बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यूरिंग द चेंज ऑफ मैटर। ऐसा नहीं होता है एनर्जी कि हमें कहीं बाहर से एनर्जी मिले। एनर्जी या तो ट्रांसफर होती है सिस्टम से या फिर हमारी सराउंडिंग से। सिस्टम क्या होता है, इज इक्वल टू द केमिकल्स ऑफ इंटरेस्ट। सराउंडिंग क्या होती है, एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग द बीकर एंड द थर्मोमीटर। सिस्टम क्या है, जैसे अगर हम थर्मोमीटर रखा है हमने एक बीकर के अंदर, इसे हम समझते हैं ऐसे। अगर हमारा एक बीकर है, सो इसे लीव करते हैं, इसे ऐसे ही समझते हैं। सिस्टम इज इक्वल टू द केमिकल ऑफ इंटरेस्ट। केमिकल ऑफ इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि जैसे बीकर और थर्मामीटर इन्वॉल्व है। सराउंडिंग क्या, अगर सराउंडिंग हम टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं, टेम्परेचर कम दे रहे हैं, तो वो सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो दिस इज द लॉ। ये क्या है, एक लॉ है। दिस इज द लॉ कि एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम बिगाड़ सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, उसका ट्रांसफर करा सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी इसका सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म तक। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ना ही एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
एक्सोथर्मिक चेंज के बारे में हम देखते हैं। एक्सोथर्मिक चेंज क्या है, एंडोथर्मिक चेंज क्या है। एक्सोथर्मिक चेंज वो चेंज है जब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के बाद हीट का इवोल्यूशन करता है। जब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जो है वो मूव करती है तो एक्सोथर्मिक होता है। इससे क्या होती है, सराउंडिंग गर्म होती है। एंडोथर्मिक चेंज कौन सा चेंज है, जब हीट मूव करती है फ्रॉम सराउंडिंग इनटू द सिस्टम। जब हमें किसी चीज के लिए हीट चाहिए, एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो सराउंडिंग कोल्ड हो जाती है, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग की हीट हमने सिस्टम में ले ली। अब सराउंडिंग की हीट ले ली तो वो कोल्ड हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, अकॉर्डिंग टू 1789, इसे साइंटिस्ट ने दिया था। मैटर इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही बनाया जा सकता है ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। हमने देखा मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स के ही बराबर होगा। हमने जितना रिएक्टेंट लिया है उतना ही हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। हीट के फॉर्म में जो होता है, थोड़ी हीट लॉस हो सकती है या फिर थोड़ी हीट यूज हो सकती है। तो हीट को भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जब हम रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज एटम्स आर सिंपली रीअरेंज्ड इन न्यू वे इन केमिकल रिएक्शन। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका मास क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि केमिकली वो एक तरह से डिसअरेंज हो रहे हैं। डिसअरेंज का क्या मतलब हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं वापस से उसी फॉर्म में, जिस वजह से ना ही उसमें से कुछ लॉस हो रहा है ना ही कुछ गेन हो रहा है। तो ना ही मास कम हो रहा है ना ही मास ज्यादा हो रहा है, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की पार्ट्स क्या क्या है, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट्स क्या हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कोई भी रिएक्शन होने से पहले। और प्रोडक्ट्स क्या है, जो फाइनल हमें मिल रहा है कि ये दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट होते हैं तो हमें ये मिलता है। फॉर एग्जांपल, हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट किया विद क्लोरीन। हम एक रिएक्शन देखते हैं, हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट किया विद क्लोरीन तो हमें प्रोडक्ट मिला HCl। हमें क्या प्रोडक्ट मिला, HCl। तो वो हमारा इस केस में रिएक्टेंट हुआ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन और प्रोडक्ट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। reactants substances that are broken down by the chemical change, वो सब्सटेंसेस जो कि हम ब्रोक कर देते हैं किसी भी रिएक्शन में, जब रिएक्टेंट्स जो होते हैं जिन्हें ब्रोक किया जाता है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम क्रिएट करते हैं किसी भी केमिकल चेंज में। वो प्रोडक्ट्स जिसे हम बना रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, उसे हम कम कर रहे हैं। मीन्स ईल्ड, मीन्स का क्या मतलब है, ये एरो का क्या मतलब है, रिएक्टेंट ईल्ड्स प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट लीड्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब हमने इस केस में देखा एविडेंस फॉर केमिकल रिएक्शन। हम कैसे देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका प्रूफ क्या है, इवोल्यूशन ऑफ लाइट। लाइट का जो इवोल्यूशन है वो एक एविडेंस है केमिकल रिएक्शन के लिए। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं थर्मोमीटर को हमने एक बीकर में रखा है, सो इट इज ऑल्सो अ एविडेंस फॉर केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन हो रही है। कैसे, क्योंकि जब हमने बीकर में रखा, अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है बाहर का तो हमें कुछ अलग रीडिंग मिली। अगर हमने किसी ठंडी जगह पे रखा बीकर में ये थर्मोमीटर तो हमें रीडिंग कम मिली। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारी सराउंडिंग पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे, कि हमारा टेम्परेचर कैसा है, उस वजह से हमें उसी प्रकार हमें थर्मोमीटर की रीडिंग्स मिलती हैं। टेम्परेचर चेंज, एविडेंस फॉर केमिकल रिएक्शन में हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैस, बबल्स। तो केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलता है, इसमें बबल्स का इवोल्यूशन भी होता है। जैसे हमने कुछ गर्म में देखते हैं, जब पानी गर्म होता है तो क्या बबल्स उसमें से निकलती हैं, कि या फिर कोई न्यू गैस बनती है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन का एक एविडेंस है, यानी प्रूफ है। हम कह सकते हैं कि अगर ये चीजें हो रही हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गैस बबल्स बन रही हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा क्या हो रहा था, टेम्परेचर का चेंज हो रहा था। फर्स्ट केस में हमने देखा लाइट का इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ लाइट हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैसेस हो रहे हैं, बबल्स हो रहा है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है और हम कह सकते हैं कि अब केमिकल रिएक्शन इस केस में हो रही है। फोर्थ एविडेंस क्या है, कलर चेंज। जैसे आयरन है, आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट के आने के बाद रस्ट हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है। तो जब जंग लग जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। उस केस में क्या होता है, आयरन जो होती है वो रस्ट हो जाती है। हमारा फोर्थ एविडेंस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेट। सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलता है हमें, यानी अगर हमें जब हम रिएक्शन करते हैं केमिकली तो हमें को सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलते हैं। जैसे NaCl मिलता है, सॉल्ट मिलती है, वाइट कलर के पार्टिकल्स मिलते हैं, डिस्टिल्ड पार्टिकल्स, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं।
सो अभी हमने देखा कलर का चेंज होना, बबल्स का इवॉल्व होना, हीट का इवॉल्व होना, लाइट का इवॉल्व होना, सॉलिड प्रेसिपिटेट का मिलना ही केमिकल चेंज है। अब जैसे हम इस केस में देखते हैं, 4 of Fe is reacting with 3 molecules of oxygen. So what we are getting? We are getting rust, that is Fe2O3, that is diferric trioxide is the form of rust which we are getting after reaction of iron with oxygen. So this process is called rusting. States of matter. There are mainly 3 states of matter: solid, liquid and gas. चेंजेस इन स्टेट्स आर फिजिकल चेंज, नो चेंज इन कंपोजिशन। अगर फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बीकर में आइस क्यूब्स लिए, उसको मैंने बाहर रखा, पहले तो वो सॉलिड फॉर्म में थे, फिर जब मैंने उसे बाहर रखा तो वापस से वो लिक्विड फॉर्म में आ गए, वो मेल्ट हुए, फिर वापस से मैंने उसे आइस ट्रे में डाला, फिर से वो सॉलिड फॉर्म में हो गए। अब जैसे मैंने पानी को गर्म किया, सॉलिड में था क्यूब्स, उसको गर्म किया, लिक्विड में चेंज हुआ, फिर से हमने उसे ट्रे में रखा, सॉलिड में आ गया। तो मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट में इंटर कन्वर्जन जो है वो फिजिकल चेंज में आता है, नॉट इन केमिकल चेंज। टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास दो एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उस एटम के अंदर तब होती है जब वो पार्टिकल्स मोशन में आते हैं, और जब वो पार्टिकल्स रेस्ट पे होते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड एंड लिक्विड टर्न्स इनटू गैसेस। तो ये स्टेट्स में बात कर रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब क्या होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो किस स्टेट में कन्वर्जन होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर H2O, जब सॉलिड में है तो वो आइस क्यूब्स के फॉर्म में है, गैस में है तो वो स्टीम के फॉर्म में है, लिक्विड में है तो वो लिक्विड। तो वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, एटम्स के बने होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग। जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी एक टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसके अलावा हर पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग मोशन में होते हैं। द वॉल्यूम्स दैट मैटर ऑक्युपाइज इज मेनली ड्यू टू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स रेदर देन द पार्टिकल्स देमसेल्फ। द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स है इसके, दैट पार्टिकल्स आर वेरी स्प्रेड आउट, वो बहुत ही बाहर निकले हुए पार्टिकल्स होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, इलास्टिकली मूव कर रहे होते हैं, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं इसमें नेग्लिजिबल होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो इनको पास किए हुए रखते हैं। और लिक्विड्स में क्या होता है, दे आर स्लाइटली मोर रैंडम इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स। गैस की हम बात करते हैं, गैस का जो डेफिनेट शेप होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, नो। डेफिनेट वॉल्यूम, नो। कंप्रेसिबिलिटी, यस, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि गैस जो होती है, जैसे हम परफ्यूम और डिओ का एग्जांपल देखते हैं तो हमने गैस को कंप्रेस करके ही तो किसी बॉटल में रखा है, तो इसके पास कंप्रेसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी होती है। लिक्विड्स क्या होते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। गैसेस सॉलिड्स को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, पर सॉलिड्स का डेफिनेट शेप भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड्स का डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता है, डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि हम उसे जिस भी कंटेनर में डाल रहे हैं वो उसका वॉल्यूम ले रही है, तो उसका वॉल्यूम तो है बट कोई शेप नहीं है। शेप डिपेंड्स अपॉन द कंटेनर ऑन विच द लिक्विड इज फिल्ड। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा कि आइस का जो कन्वर्जन हुआ कैसे स्टीम में हुआ, फिर कैसे वाटर में हुआ, सो ये फिजिकल चेंज था। अब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये जो है टेम्परेचर की स्केल्स हैं। वाटर जो है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। फ़ारेनहाइट क्या है, फ्रीजिंग है 32। फ़ारेनहाइट एक दूसरी स्केल है, सेल्सियस एक दूसरी स्केल है। तो वाटर जो फ्रीज कर रहा है सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फ्रीज कर रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है जिसपे कोई भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करना बंद कर देता है। सो थैंक यू क्लास।